तो दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे आप लोग जब पूरा सुनोगे तो सोच में पड़ जाओगे और यकीन कर पाने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कई दिन तक आपके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी, साथ ही साथ आपके माइंड को भी घुमा देगी। 23 फरवरी साल 2001 को जब ये घटना हरियाणा के ज़िला हिसार में घटी थी, तो लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था। लोग यही सोचते थे कि आखिर उस रात घर की ही लाडली बेटी ने अपनी ही हवेली को शमशान घाट क्यों बना डाला था। आइए इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा के ज़िला हिसार में रेलू राम बुनिया नाम का एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। इसने हरियाणा के ज़िला हिसार में एक ऐसी हवेली बनाई थी जिसे लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। कहा जाता है और सुना जाता है कि रेलू राम बुनिया ने अपने शौक के चलते अपनी हवेली में एक ऐसा रैंप बनवाया था जिससे कि इसकी गाड़ी दूसरी मंजिल पर सीधी इसके बेडरूम तक जाया करती थी और इसे बेडरूम में छोड़ के आने के बाद नीचे पार्क में आकर पार्क हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, रेलू राम बुनिया को कहाँ पता था कि उसकी हवेली में एक खौफनाक घटना घटने वाली है। शुरू में तो ये इतना धनवान भी नहीं था, एक ट्रक क्लीनर का काम किया करता था। लेकिन फिर बाद में इसने तेल के काम में किस्मत आजमाई तो देखते ही देखते करोड़पति हो गया। इसने अपनी मेहनत से 125 एकड़ जमीन खरीद ली। वहीं इसकी दिल्ली और फरीदाबाद में कई फैक्ट्रियां भी चला करती थीं। इतना धनवान होने के कारण ये गरीब लोगों की हेल्प भी बढ़ चढ़कर किया करता था, जिसके चलते गरीब लोगों ने इसे एक चुनाव में विधायक के रूप में चुना। अब तो रेलूराम बुनिया के पास धन दौलत के साथ साथ इज्जत भी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े परिवार के साथ इतनी खतरनाक घटना घट सकती है। सोच कर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस हवेली में 23 फरवरी साल 2001 की रात एक पार्टी चल रही थी और यह पार्टी थी रेलू राम बुनिया की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन की। सबसे खास बात तो यह है कि इस पार्टी में घर के ही 10 मेंबर शामिल थे, जबकि बाहर का कोई भी शख्स इस पार्टी में शामिल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ घर के ही 10 लोग शामिल थे। पार्टी में शामिल थे रेलू राम बुनिया और इनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी, वहीं इनके 3 बच्चे, बेटा सुनील, बेटी प्रियंका, बेटी सोनिया। दोस्तों, सुनील, प्रियंका और सोनिया ये आपस में सगे बहन भाई भी नहीं थे। सुनील रेलू राम बुनिया की पहली पत्नी का था जिसकी बाद में शादी कर दी गई थी। लेकिन सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 4 साल के बेटे लोकेश और 45 दिन की बेटी प्रीति और 2.5 साल की बेटी शिवानी के साथ इसी कोठी में रहा करता था। ये भी सब इस पार्टी में शामिल थे। इसके अलावा रेलू राम बुनिया का दामाद संजीव कुमार भी इस पार्टी में शामिल था। कुल मिलाकर परिवार के ही ये 10 लोग इस पार्टी में मौजूद थे। दोस्तों, बेटी सोनिया जो है इससे रेलू राम बुनिया बहुत प्यार किया करता था और लाडली बेटी रेलू राम बुनिया की ये थी जिसे बहुत लाड प्यार किया करता था। बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और जनाब उसका जिस्म कठोर और स्ट्रोंग था। इसी के चलते रेलू राम बुनिया ने अपनी बेटी सोनिया को स्पोर्ट इवेंट में भी कई बार भेजा था। लेकिन सोनिया जब ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी सोनिया की मुलाकात संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है और जनाब ये दोनों साथ साथ प्रैक्टिस किया करते थे ताइक्वांडो की। संजीव कुमार जो कि खुद एक जुडो का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी था, वो भी सोनिया के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करता था। साथ साथ प्रैक्टिस करने के कारण इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती बहुत जल्द ही प्यार मोहब्बत में बदल गई थी। अब तो सोनिया और संजीव कुमार साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। लेकिन एक दिन संजीव कुमार सोनिया से कहता है, कहाँ मैं गरीब बाप का बेटा और कहाँ तुम अरबोपति बाप की बेटी। मुझे ये यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पापा मेरे साथ तुम्हारी शादी करना सही समझेंगे। तभी सोनिया संजीव कुमार से कहती है कि उसके पिताजी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसकी हर बात को मान लेते हैं। सोनिया कहती है कि मुझे उम्मीद है मेरे पिताजी मेरी ये बात भी मान लेंगे। तभी सोनिया अपने पिता रेलू राम बुनिया के पास जाती है और कहती है कि वे संजीव कुमार से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तभी रेलू राम बुनिया अपनी बेटी सोनिया को साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बेटी सोनिया के लिए एक अच्छा परिवार और अमीर घर देख रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद वह अपनी लाडली बेटी के लाड प्यार में सोचने लगता है और फिर लाड प्यार के आगे झुक जाता है
और फिर इस शादी के लिए एग्री हो जाता है। और फिर रेलूराम बुनिया अपनी बेटी सोनिया के कहने के मुताबिक उसकी शादी संजीव कुमार के साथ बड़ी ही धूमधाम से करवा देता है। शादी के बाद संजीव कुमार और सोनिया बाहर रहने लगते हैं, लेकिन एक समय आता है जब संजीव कुमार का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है और बंद हो जाता है, जिसके बाद रेलूराम बुनिया अपने दामाद संजीव कुमार की खूब आर्थिक हेल्प भी करता है और पैसों से भी हेल्प करता है। दोस्तों, होता यह है कि काम जब बिल्कुल बंद हो जाता है तो सोनिया ये चाहती थी कि उसका पति संजीव कुमार एक बड़ा बिजनेस करे। इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तभी सोनिया अपने घर आती है, अपने पिता रेलूराम बुनिया से कहती है कि उसे ज़मीन में हिस्सा चाहिए है। जब वह ज़मीन में हिस्सा मांगती है तो रेलूराम बुनिया अपनी लाडली बेटी सोनिया को ज़मीन में हिस्सा देने के लिए एग्री भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात सुनील को पता लगती है तो सुनील अपने पिता रेलूराम बुनिया से कहता है कि पिताजी, अपनी मेहनत से बनाई गई ज़मीन में किसी की हिस्सेदारी मत करना। अगर सोनिया हिस्सा मांगती भी है तो उसे हिस्से के बदले के पैसे दे देना, लेकिन मेहनत से बनाई गई जमीन में किसी की हिस्सेदारी मत करना। फिलहाल इसी बात को लेकर सुनील एक दिन सोनिया के घर उससे बात भी करने जाता है, लेकिन सुनील की बातों से सोनिया इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि अपने पति संजीव कुमार का पिस्तौल निकाल लाती है और सुनील पे सीधा कर देती है। उस दिन तो जैसे तैसे मामले को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन बाद में साजिश के तौर पे सोनिया अपने परिवार वालों से मिलजुल कर रहने लगी थी। लिहाजा होता यह है कि इसी सबके बीच में तारीख करीब आती है 24 फरवरी साल 2001 की। दोस्तों, 24 फरवरी वाले दिन से कुछ ही दिन पहले रेलूराम बुनिया अपनी लाडली बेटी सोनिया के पास फोन कॉल करते हैं और कहते हैं कि 24 फरवरी को प्रियंका का जन्मदिन है और आपको उसमें आना है और हमें लोगों को ये जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना है। तभी सोनिया अपने पिता रेलूराम बुनिया से कहती है कि नहीं पिताजी, हम जन्मदिन 24 फरवरी को नहीं बल्कि 23 फरवरी को मनाएंगे। और हाँ, आप धोखे से भी बाहर के किसी भी व्यक्ति को इसमें इनवाइट मत ही करना। घर के ही सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे और खूब धूमधाम से जश्न मनाएंगे और एंजॉय करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को बाहर के लोगों को छोटी सी पार्टी दे देंगे। रेलूराम बुनिया अपनी बेटी की हर बात को माना करता था। अपनी लाडली बेटी सोनिया की इस बात को भी वो मान लेता है। उसके बाद जैसे ही 23 फरवरी साल 2001 का दिन आता है तो दिन के तकरीबन 1 से 1:30 बजे हवेली की बेटी सोनिया हवेली के दामाद संजीव कुमार के साथ यानी कि अपने पति के साथ पहुंच जाती है हवेली पर और फिर गाड़ी में से उतर के चली जाती है हवेली के अंदर। उसके बाद वह जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो शाम होते होते जन्मदिन मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। लिहाजा रात होते ही इस हवेली में खूब जोर जोर से गाने बजने लगते हैं और नाच गाना शुरू हो जाता है। लिहाजा खूब धूमधाम से प्रियंका का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन रात के तकरीबन 12:30-1 बजे जब सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाते हैं तो सभी लोग प्रियंका को फिश बोलते हुए जाते हैं। उसके बाद सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों में लेट जाते हैं। लिहाजा होता यह हैगा कि तुरंत ही सोनिया जो है दूध लेके आती है जग में और एक गिलास लेके आती है। सभी लोगों को दूध पिला देती है और उस दूध में सोनिया ने नशीला पदार्थ मिला रखा था। दोस्तों, सभी लोगों को वो नशीला दूध पिला देती है और जनाब, जो घर की बेटी थी सबसे छोटी प्रीति 45 दिन की, उसे भी सोनिया ने नशीला दूध पिला रखा था ताकि ये रात में चिल्लाए ना। लिहाजा होता यह है कि 2 घंटे के बाद सोनिया गौर करती है कि परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और बेहोशी की हालत में हैं। तभी वो अपने पति संजीव कुमार से कहती है और फिर संजीव कुमार जो है स्पीकर की आवाज को खूब तेज कर देता है। अब शुरू होता है इस हवेली में मौतों का खेल। दोस्तों, इसके बाद संजीव कुमार और सोनिया रेलूराम बुनिया के कमरे में जाते हैं, जहां कमरे में अपने बेड पर सोया हुआ था रेलूराम बुनिया और बेहोशी की हालत में था। तभी सोनिया अपने पति संजीव कुमार से कहती है अपने पिता रेलूराम बुनिया को मारने के लिए। संजीव कुमार पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन फिर वह देखता है कि अगर गोली चलाएगा तो आवाज होगी और लोग जाग जाएंगे और उसके पास गोलियां भी 6 हैं, लोग 8 हैं। तभी वह मना कर देता है मारने से और कहता है सोनिया से कि गोलियां 6 हैं, लोग 8 हैं।
तभी सोनिया स्टोर रूम में जाती है और लोहे की एक मोटी सी रोड लेके आती है और अपने पति संजीव कुमार को देती है और अपने पिता रेलूराम बुनिया को मारने के लिए कहती है, लेकिन संजीव कुमार मना करता है। तभी सोनिया कहती है कि इन्हें मारिए, नहीं तो ये लोग हमें तुम्हें मार देंगे। फिलहाल फौरन ही संजीव कुमार रेलूराम बुनिया की तरफ लोहे की मोटी सी रोड लेकर आगे बढ़ता है, तो सोनिया अपने पिता रेलूराम बुनिया के पैर पकड़ लेती है जोर से। तभी संजीव कुमार लोहे की रॉड से रेलूराम बुनिया के सर पे कई वार करता है, जिसके बाद रेलूराम बुनिया के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वे मर जाते हैं। लिहाजा इसके बाद सोनिया नब्ज चेक करती है अपने पिता की, और जब वह समझ लेती है कि रेलूराम बुनिया मर चुके हैं, तभी अपने पति संजीव कुमार की तरफ देखती है और हंसते हुए थम्स अप करती है। ये वही लाडली बेटी थी सोनिया, जिसकी हर ख्वाहिश को रेलूराम बुनिया पूरा करने की कोशिश किया करता था। अब ये लोग रेलूराम बुनिया के कमरे में से निकलते हैं और उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी के कमरे में जाते हैं, जहां कृष्णा देवी अपने 4 साल के नाती लोकेश के साथ सोई हुई थी। तभी संजीव कुमार लोहे की रॉड से कृष्णा देवी के सर पे वार करता है, तो लोहे की रॉड धोखे से 4 साल के नाती लोकेश के सर में लगती है और लोकेश वहीं मर जाता है। उसके बाद सोनिया और संजीव कुमार दूसरी पत्नी रेलूराम बुनिया की कृष्णा देवी को भी मार देते हैं, और फिर सोनिया संजीव कुमार दोनों ही कृष्णा देवी के कमरे से बाहर आते हैं। लेकिन ये लोग अभी भी सुनील के कमरे में जाने से डर रहे थे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि लंबी कदकाठी का पहलवान जैसा दिखने वाला सुनील अगर जाग गया तो वो इन दोनों के कब्जे में नहीं आएगा। ये लोग अभी सुनील के कमरे में नहीं जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं प्रियंका के कमरे में और प्रियंका के सर पे लोहे की रॉड से वार करते हैं और प्रियंका के जन्मदिन को मरण दिन बना देते हैं। उसके बाद ये लोग प्रियंका के कमरे से निकलते हैं। अब सोनिया और संजीव कुमार डरे सहमे से दबे पैर से सुनील के कमरे में जाते हैं, जहां सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 2.5 साल की बेटी शिवानी और 45 दिन की बेटी प्रीति के साथ सोया हुआ था। तभी संजीव कुमार जो है लोहे की रॉड से सुनील के सर पे वार करता है और कई वार करने के बाद सुनील को भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद उसकी पत्नी शकुंतला को भी मार देता है। उसके बाद उसकी 2.5 साल की बेटी शिवानी को भी मार देता है। उसके बाद ये लोग 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी मार देते हैं। सभी को मारने के बाद अब ये लोग ये सोच रहे थे कि आखिर पुलिस से कैसे बचा जाएगा। फिर आखिर इनका दिल इतना पत्थर कैसे बन गया था कि इन्होंने अपनी ही हवेली को आज शमशान घाट यानी कि मुर्दों का घर बना डाला था। अब ये लोग सोच रहे थे कि आखिर पुलिस से कैसे बचा जाए। ये लोग अपने दिमाग से थ्योरियां और टेक्निकें लगा रहे थे। तभी सोनिया संजीव कुमार से कहती है कि एक रोड धीरे से मेरे भी सर पे मार दो और तुम यहाँ से फरार हो जाओ। तभी सोनिया के कहने के मुताबिक संजीव कुमार अपनी पत्नी सोनिया के भी सर पे एक रोड मारता है, लेकिन वो गलती से थोड़ी तेज लग जाती है, जिसके बाद सोनिया वहीं गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद संजीव कुमार वहां से फरार हो जाता है। लिहाजा होता यह है कि सुबह सबसे पहले काम वाला विटनेस आता है। जब वह दीवारों पे खून और घर में 9 लाशें देखता है, तो वह घबरा जाता है और चीखने लगता है। जोर जोर से चीखता चिल्लाता हवेली के बाहर आता है, जिसके बाद वह पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और पड़ोसी भागते दौड़ते जब देखते हैं हवेली के अंदर चारों तरफ दीवारों पे खून 9 लाशें, तो कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और पुलिस जब देखती है कि विधायक रेलूराम बुनिया के परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो पुलिस भी एकदम अपने हेड ऑफिसरों को जानकारी देती है, जिसके बाद हेड ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं और जनाब पूर्व विधायक भी रेलूराम बुनिया के घर पे पहुंच जाते हैं। बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो जाती है। लिहाजा अब पुलिस ऑफिसर जो थे वह देख रहे थे और जांच भी कर रहे थे। जब उन्होंने लाशों पे गौर करा तो पता लगा कि जितनी भी लाशें पड़ी हुई हैं, सभी के मुताबिक सोनिया का जिस्म गर्म है। तो उन्होंने नब्ज चेक की सोनिया की, तो पता लगा सोनिया अभी जिंदा है। तभी पुलिस ऑफिसर रेलूराम बुनिया के परिवार के एक सदस्य को बचाने में लग जाते हैं और फौरन ही सोनिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लिहाजा हॉस्पिटल में सोनिया का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है और सभी शवों को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर सोनिया को हॉस्पिटल में होश भी आ जाता है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है और हॉस्पिटल में सोनिया से भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करती है और पूछताछ करती है। तो सोनिया बताती है कि घर के अंदर
अंदर गुंडे आए थे उसे नहीं है मालूम कि कितने गुंडे आए थे। उन्हीं ने सभी के सिर पे रॉड से वार किया था और सबको मौत के घाट उतारा था रॉड से वार करके। उन्हीं ने मेरे भी सर पे रॉड से वार किया था। लिहाजा मुझे नहीं है पता वे गुंडे कितने थे और कौन थे। उसके बाद पुलिस चली आती है। अब होता यह है कि कुछ ही देर में हवेली पे फोरेंसिक लैब की टीम पहुंच जाती है, जहां फोरेंसिक लैब की टीम गहराई से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और सबूत ये इकट्ठा करती है। लिहाजा होता यह है कि फोरेंसिक लैब के टीम के अधिकारी को वहीं पर एक डायरी के पास फटा हुआ पेज मिलता है, जो कि कई टुकड़ों में फटा हुआ था। अब उस पेज को जोड़कर जब फोरेंसिक लैब की टीम का अधिकारी पढ़ता है तो पता लगता है कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने परिवार वालों से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने सभी घर के लोगों को मारने वाली हूँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लिहाजा तुम अगर मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना ये काम मैं अकेले ही कर लूंगी। अब यहाँ पे से पुलिस का सीधा सीधा शक जाता है सोनिया के ऊपर। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस उस डायरी को देखती है जिस डायरी में से ये पेज फाड़ा गया था। अब उस डायरी को जब चेक करती है तो पता लगता है ये डायरी घर की बेटी सोनिया की ही है। अब पुलिस जो है फौरन ही पहुंच जाती है हॉस्पिटल और पुलिस का एक ऑफिसर डायरी दिखाता है सोनिया को और कहता है ये डायरी आपकी है। तो सोनिया कहती है हाँ ये डायरी मेरी ही है। तभी वो पेज भी निकाल के दिखाता है ऑफिसर और कहता है कि फिर तो ये पेज भी तुम्हारा ही होगा। अब तो सोनिया डर जाती है और उसका बदन कांपने लगता है। वो ये नहीं कहती है कि ये पेज भी उसी का है। लिहाजा होता यह है कि पुलिस हॉस्पिटल से चली आती है और संजीव कुमार को तलाश करने में लग जाती है। 25 फरवरी साल 2001 को दिल्ली से संजीव कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर संजीव कुमार से पुलिस पूछताछ करती है। संजीव कुमार पुलिस को कुछ भी बता नहीं रहा होता है, लेकिन पुलिस के सवालों के जो भी जवाब संजीव कुमार दे रहा था, उससे पुलिस को ये शक हो रहा था कि संजीव कुमार जो भी सच्चाई बता रहा है, इस सच्चाई के पीछे अभी कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। तभी पुलिस अपना पुलिस अंदाज दिखाती है और पुलिस तेवरी में पूछताछ करती है। संजीव कुमार टूट जाता है और पुलिस को सारी हकीकत बता देता है। जिसके बाद संजीव कुमार को पकड़ के और सोनिया को पकड़ के दोनों को ही हिरासत में लेके आमने सामने बैठा के एक साथ पूछताछ की जाती है। उसके बाद सोनिया भी टूट जाती है और सोनिया भी सारा हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। हत्या का जुर्म ये लोग कुछ इस तरह से कबूल करते हैं। सोनिया बताती है कि दरअसल मेरे पति का काम ठप पड़ चुका था। मैं चाहती थी कि मेरा पति संजीव कुमार कोई लंबा चौड़ा बिजनेस करे जिसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं अपने पिता रेलूराम बुनिया के पास जा पहुंची और ज़मीन में हिस्सा मांगने लगी। मेरे पिता रेलूराम बुनिया ज़मीन में हिस्सा देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन मेरा सौतेला भाई मेरे पिता रेलूराम बुनिया को भड़काने लगा था, जिसके चलते परिवार के खिलाफ मेरे दिल में गुस्सा भर आया था। और फिर ये पेज मैंने अपने पति संजीव कुमार को लिखा था कि मैं अपने परिवार वालों से बहुत परेशान हूँ, मैं सबको मारने वाली हूँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम अगर मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना ये काम मैं अकेले ही कर लूंगी। मेरे पति संजीव कुमार भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसके बाद मेरे पिता रेलूराम बुनिया का मेरे पास फोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि 24 फरवरी साल 2001 को सोनिया का जन्मदिन मनाना है। तभी मैंने साजिश के तौर पे कहा कि 24 फरवरी को नहीं, हम तुम 23 फरवरी को जन्मदिन मनाएंगे और इसमें बाहर के किसी भी शख्स को इनवाइट नहीं करेंगे, घर के ही लोग मिलकर खूब इंजॉय करेंगे। उसके बाद होता यह हैगा कि मैंने दूध में खूब नशीला पदार्थ मिलाया और वहीं खीर में भी अफीम मिला दी थी। जिसके बाद ये रात को जब सोए तो सभी लोग बेहोश हो गए और फिर मैंने अपने पति संजीव कुमार से अपने पिता रेलूराम बुनिया को मारने के लिए कहा। तभी मेरे पति ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन फिर देखा कि गोलियां 6 हैं और लोग 8 हैं। फायर की आवाज से लोग उठ भी सकते हैं। मेरे पति संजीव कुमार मारने से मना करने लगे। तभी मैंने कहा कि आप इन्हें मारिए, नहीं तो ये लोग हमें तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि फायर की आवाज से लोग उठ भी सकते हैं। इसीलिए सोनिया फिर स्टोर रूम में गई और लोहे की रोड ले आई और अपने पति संजीव कुमार को दे दी। इसके बाद संजीव कुमार और सोनिया दोनों ही मिलके 9 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं एक एक करके। संजीव कुमार पूछताछ में पुलिस को यह भी बताता है कि जिस वक्त मार रहे थे और सब लोगों को मार दिया था, उस वक्त सोनिया कुछ बोल नहीं रही थी, बल्कि बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तो संजीव कुमार कहता है कि उस वक्त उसे अपनी पत्नी सोनिया से डर भी लग रहा था।
लिहाजा होता यह है कि ये लोग इस तरह से जब जुर्म को कबूल करते हैं तो पुलिस इन्हें जेल भेजती है और पीछे से एक मोटी सी चार्जशीट अदालत में लगा देती है। अब अदालत में सुनवाई चलती है और जनाब हिसार जिला सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। लिहाजा 3 साल के अंदर ही अंदर 1 मई 2004 को जिला सेशन कोर्ट हिसार जो है इन्हें दोनों को सजाए मौत फांसी की सजा सुना देता है। उसके बाद संजीव कुमार और सोनिया जिला हिसार सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। और फिर जनाब होता यह है कि 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। दोस्तों, जब सोनिया और संजीव कुमार ने ये कांड किया था तो उस वक्त इन्हें एक बेटा भी था जो कि अब 22 से 23 साल का हो चला है। फिलहाल दोस्तों, अब जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 12 अप्रैल 2005 को इनकी सजाए मौत फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है, तभी पंजाब हरियाणा की पुलिस जो है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो 26 नवंबर साल 2007 की तारीख सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की रख देता है। यानी कि फांसी फिर से सुप्रीम कोर्ट से बरकरार हो जाती है और फिर 26 नवंबर साल 2007 की तारीख भी फांसी की रख दी जाती है। लेकिन किसी ना किसी कारण ये फांसी आगे बढ़ती रहती है, जिसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला निकल के सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है फांसी की सजा पाए सभी दोषियों की फांसी उम्र कैद में बदल देता है, ये कहते हुए कि ये दोषी फांसी के इंतजार में रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। लिहाजा होता यह है कि इनकी फांसी आखिर में उम्र कैद में ही तब्दील होकर रह जाती है। साल 2018 में संजीव कुमार को पैरोल पे छोड़ा जाता है, लेकिन वहीं से संजीव कुमार फरार हो जाता है। उसके बाद साल 2021 में मेरठ के एक आश्रम से संजीव कुमार को साधु के भेष में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब से संजीव कुमार और सोनिया अभी भी जेल में ही हैं। तो दोस्तों, ये थी संजीव कुमार और सोनिया की पूरी कहानी। आखिर इन लोगों ने मिलके अपने ही परिवार के 9 लोगों को मौत के घाट उतारा और जनाब अपनी ही हवेली को 23 फरवरी साल 2001 की रात को मुर्दों का घर बना डाला, शमशान घाट बना डाला। फिलहाल दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुन के हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी-अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे-अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे-अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।